अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, ऑलराइट। जी, अच्छा, बीच में अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो है मुझे बताइएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन आखिर में करें। अच्छा, ये जो अभी हम ट्रेनिंग्स का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी स्टैक जहाँ पे ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ में हम लैग कर रहे हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, उन एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करें और फिर जो है अपनी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसका मकसद है क्लाउड कंप्यूटिंग और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे थोड़ा सा एक तारुफ। इसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि AWS और एज़्योर दोनों को कवर किया जाए। यहाँ पे एज़्योर मिस हो गया मुझसे। राइट। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले सबसे पहले जब कोई सॉल्यूशन आता है ना तो वो किसी प्रॉब्लम के लिए आता है। तो प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले उसे हमें समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये अब हम आगे की डायरेक्शन हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डायरेक्शन है, किस तरफ जा रही है सारी ये टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि लोगों को जो है अपने सर्वर्स को मेंटेन करना होता था। जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते थे, ख़ास तौर पर जिसके अंदर फाइल सेविंग के सर्वर्स हो गए, ईमेल रिलेटेड जो एक्सचेंज सर्वर्स हो गए जिसके अंदर मैसेंजर्स वगैरह की फंक्शनलिटी है, डेटाबेस सर्वर्स हो गए या एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए। तो उसमें एक प्रॉब्लम जो रेज होती थी वो ये कि क्लाइंट जो है या क्लाइंट जनरल जो बिजनेस पर्सन है वो अपने बिजनेस पे फोकस करे, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या बैंकिंग इंडस्ट्री है या और कोई भी इंडस्ट्री अदर देन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उनका मेन कोर जो है वो वो जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। उनका मेन कोर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड मतलब IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं है। तो ना तो उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, ना वो जो है इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और ना उनको तो उन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इवेंट रेज होता है, फॉर एग्जांपल कोई सेल है या और कोई इवेंट होता है जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर या ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत है, तो वो एक प्रोक्यूरमेंट का एक लंबा सिलसिला होता था जो उन्हें जो है पहले से फोरसी करके उसको प्रोक्यूर करना होता था सर्वर्स, फिर उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी ये अपग्रेडेशन, फिर जो है उन सिस्टम्स को जो है ऑफलाइन करके फिर जो है तमाम सिस्टम्स को एक साथ अवेलेबल करना वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता था। तो प्रोक्योरमेंट जो है वो एक डेफिनेटली एक दूसरा प्रॉब्लम था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वो उनका कोर एरिया नहीं है तो वहाँ पे इश्यूज आते थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे पावर मैनेजमेंट है या इंटरनेट सर्विस है या और दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चलें ये सब आपने बहुत स्पीडी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत स्पीडी एक्वायर भी कर लिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर लिया, मैनेजमेंट भी कर ली, लेकिन फॉर आफ्टर सम टाइम वो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका बिजनेस 9 to 5 चल रहा है। अब आफ्टर 5 PM वो जो रिसोर्सेज उसने एक्वायर किए हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या अनयूटिलाइज्ड हैं टोटली। ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इवेंट्स भी रेज़ हो सकते हैं जिनको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो यूज़र जो है वो उसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू एनी रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है या कोई और स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है या और कोई रीज़न हो सकता है जिसमें अचानक से डिमांड आ जाती है। तो वो उस जो है अनफोर्सीन इवेंट्स को आप जो है कैप्चर नहीं कर सकते हैं
जब आपने प्रोक्योरमेंट भी करनी है और सारी चीज़ें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज करना है, तो वहाँ पे एक एजिलिटी का फैक्टर होता है जो मिसिंग है। तो उस एजिलिटी के फैक्टर को भी पूरा करना है कि मतलब वो या तो आप उस बिजनेस को लूज कर दें, फॉर एग्जांपल अचानक से सेल्स बढ़ जाती है किसी चीज़ की, या और कोई डिमांड रेज हो जाती है, तो वो जो है फौरी तौर पे, मतलब फॉर एग्जांपल सुबह कोई इवेंट रेज होता है और शाम तक आपके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक या यूज़र ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। तो आपने जब उस चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं की, तो आप उस चीज़ को जो है कैप्चर ही नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जो बिजनेस कंपनी के हाथ से निकल जाए। फिर और दूसरा प्रॉब्लम जिसके अंदर डेटा सिक्योरिटी है और कॉस्ट है, क्योंकि इतने ह्यूज सिस्टम्स को मेंटेन करना, उन चीज़ों को परचेज करना, सर्वर्स को, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। फिर मेंटेनेंस, मतलब आपने इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ रखना है जो उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक्सपर्ट हो, जबकि कंपनी का कोर बिजनेस ये है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। वो तो फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, कोई जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, वो कोई और इंडस्ट्री हो सकती है, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसके लिए हुआ क्या? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आए। फर्स्ट स्टेप पे ये हुआ कि कंपनीज ने एक थर्ड पार्टी कंपनीज को, जिसके अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी थे या और दूसरी कंपनीज जंप इन हुई जिन्होंने अपने जो है डेटा सेंटर्स मैनेज करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं कि आप अपने सर्वर्स हमारे डेटा सेंटर्स में पुट करें, हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, हम आपको ये सारी सर्विसेज देंगे, इंटरनेट, पावर और जो भी उसकी मेंटेनेंस है। हम आपको उसका पूरा जो है मेंटेनेंस प्लान देंगे और उसका सो एंड सो कॉस्ट हो गया। अपना सर्वर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी मर्ज़ी है, आप या तो हमारे पास से परचेज़ कर लें, हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं। और या फिर आप अपना सिस्टम परचेज़ करके हमारे पास लाकर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे और दूसरे एरियाज़ तो लिखे भी नहीं है, जिसके अंदर डिज़ास्टर रिकवरी है, जिसके अंदर जो है बैकअप है, सिस्टम बैकअप, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसको भी हमने लिस्ट डाउन किया ही नहीं है। ये वो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जिसकी वजह से जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की एडॉप्शन की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ, जिसके अंदर डेटा सेंटर्स और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिन्होंने डेटा सेंटर्स अवेलेबल किए फॉर जनरल कंपनीज या अदर इंडस्ट्रीज, तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड था। अच्छा, अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज ने दी है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, जिसके अंदर नेटवर्क है, सर्वर्स हैं और स्टोरेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड के, वो जो है इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई जो है वर्चुअल मशीन की एक्वायर की, तो अभी क्यूसली वो आप किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रेजेंस चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, या चाहे मिडिल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या और किसी रीजन में हो, आप उसको जो है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कन्वीनियंट है आपके लिए, और आपको जितनी रिसोर्सेज एक्वायर करनी है ऑन डिमांड आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको इजीली रिलीज कर सकते हैं व्हेन नीड इज ओवर। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस की वही जो है प्रॉपर्टीज बन गई या कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसके अंदर एजिलिटी है सबसे टॉप पे, कि मतलब आपको जब नीड है आप उसी टाइम पे रिसोर्सेज को एक्वायर करें, उनको रिलीज करें। ठीक है। रैपिडली एंड इनएक्सपेंसिवली दी प्रोविजन एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। फिर एपीआईज हैं। एपीआईज का यहाँ पे ताल्लुक यह है कि एक्सेसिबिलिटी टू सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स मशीन्स टू इंटरेक्ट विद क्लाउड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने जो सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर करना है, उन सर्विसेज
को एक्वायर करने के लिए एक एपीआई होनी चाहिए या वेब सर्विस होनी चाहिए जो आपको अलाउ करे कि आप प्रोग्रामेटिकली भी ये जो है उन सर्विसेज को एक्वायर कर सकें या उन सर्विसेज को रिलीज कर सकें या उनके अंदर उनकी मेंटेनेंस कर सकें या उनको मैनेज कर सकें। फिर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपकी 9 to 5 नीड है तो आपने 9 to 5 उसको यूज़ किया और जस्ट अज्यूम के अगर उस किसी वर्चुअल मशीन की कॉस्ट $1 है और आपने 10 आवर्स के लिए उसको यूज़ किया है तो दैट्स इट, $10 आपके एक दिन की कॉस्ट आ रही है उसकी। ठीक है, जबकि अगर वही मशीन आप परचेज करने जाते हैं तो इट कुड बी अ ह्यूज कॉस्ट। सही। अच्छा, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट, इनेबल यूजर्स टू एक्सेस सिस्टम्स यूजिंग अ वेब ब्राउजर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि यूजर्स कहीं भी हो उनको वो मिलना चाहिए। फिर मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी का मतलब ये कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो उन्होंने रिसोर्सेज रखी हुई हैं वो रिसोर्सेज वो हार्डवेयर कोई भी उस क्लाउड प्रोवाइडर का क्लाइंट या यूज़र उसको यूज़ कर सके और उसके अंदर रिसोर्सेज जो है ओवरलैप ना हो, वो रिसोर्सेज जो है इंडिपेंडेंट हो और एक दूसरे मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज हो। और शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर एक स्टोरेज मैंने यूज़ की और मैंने उसको रिलीज़ कर दिया फॉर एग्जांपल उस हार्ड डिस्क को, तो मेरा डेटा अब वहाँ से रिलीज़ हो जाए और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, वो एरिया, वो हार्ड डिस्क, वो स्टोरेज स्पेस या जहाँ पे मैंने मेमोरी जो मैंने यूटिलाइज़ की या जो कंप्यूटिंग मैंने यूटिलाइज़ की, जब मैंने रिलीज़ कर दी या इवन मैं अगर यूज़ भी कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मेरे साथ अगर जो है उसी सेम हार्डवेयर के ऊपर कोई दूसरे क्लाइंट की भी प्रोसेसिंग चल रही है तो एप्लीकेशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, डेटा आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इंटरमिंगल ना हो वो चीज़ें। ठीक है, मल्टी टेनेंट्स आपस एक साथ जो है वो चल सकें और एक टेनेंट को दूसरे टेनेंट की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो उसके डेटा की, उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी मेमोरी की, कि उसका क्या कंजम्पशन चल रहा है या उसकी सिस्टम की हाई यूटिलाइजेशन की वजह से आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्लो ना हो। राइट, तो दिस इज मल्टी टेनेंसी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि आप जब वो सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू कैन रिलाई ऑन दो सर्विसेज जिसके अंदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको एक SLA प्रोवाइड करता है कि ये सो एंड सो सर्विस जो आप एक्वायर कर रहे हैं इसके अंदर इतनी अवेलेबिलिटी होगी, इसके अंदर इतना जो है डेटा के ऊपर डैमेज आ सकता है या इतने सो एंड सो टाइम के लिए ये ऑफलाइन हो सकती है सर्विस फॉर द होल ईयर। स्केलेबिलिटी, यानी कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल आज नीड है हम्म, एक 2 कोर के सीपीयू की, तो कल को अगर अचानक से नीड बढ़ जाती है तो ऑन डिमांड आप उस सर्विसेज को जो है कर सकते हैं और जितनी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अचानक से नीड अगर 100 सीपीयूज की हो जाती है तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी है कि डेटा आपका सिक्योर हो और अगर आप लीव करते हैं क्लाउड को तो जो है आपका डेटा किसी और की यूज़ में ना आए। ठीक है, फिर मेंटेनेंस है क्योंकि आपको बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। आपने जो सर्विस लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लिया तो उसमें आपकी जितनी मैनेजमेंट है, क्लाउड प्रोवाइडर की जितनी मैनेजमेंट है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो वो चीज़ें आप के पास डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्विसेज हैं, उसके अंदर क्लाउड प्रोवाइडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एज ए एंड यूज़र हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेटा मैनेजमेंट के हवाले से या सिस्टम मेंटेनेंस के हवाले से। तो वो वो हमें उसके लिए देखना होगा। राइट, अच्छा फिर मीटरिंग है, यानी कि जितना आपने यूटिलाइज किया सिर्फ उतना ही बिल आए आपके पास, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। ठीक है, अच्छा फिर सर्विस मॉडल्स। अच्छा, जो भी मैं बात कर रहा था मेंटेनेंस की यहाँ पर, तो उसके अंदर जो है हमारे पास कुछ सर्विस मॉडल्स हैं
अगर आप ऑन प्रेमिसेस की बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अगर सर्वर से अपना डेटा सेंटर मैनेज करती है तो उसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उसने नेटवर्क भी खुद मैनेज करना है, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन। अच्छा, फिर एक चीज़ जो है डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हैं इसमें। तो एक किस्म है सर्विसेज की जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो ऑरेंज एरियाज हैं, इन ऑरेंज एरियाज को यानी कि नेटवर्क को, स्टोरेज को, सर्वर्स को, वर्चुअलाइजेशन को, ये जो है क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस, उसका ऊपर जो भी आपने मिडलवेयर दिया है, रन टाइम है, डेटा है या एप्लीकेशन जो भी हैं, वो सब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने जो है लिनक्स उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, आपकी मर्ज़ी, आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ करना है, डिफरेंट वर्जन्स, उसकी लाइसेंसिंग और सारी कुछ ही आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ वर्चुअलाइजेशन का एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप उसकी कॉस्ट जो भी रेंट है, उसका जो भी एरिया है, वो आप पे करते रहें। ठीक। अच्छा, अब जो है मज़ीद आगे बढ़कर क्लाउड प्रोवाइडर्स ने एक सर्विस प्रोवाइड की, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आपने जो जो हार्डवेयर अक्वायर किया, जिसके अंदर स्टोरेज है, नेटवर्क है, नेटवर्क कार्ड हो जाता है, या जो है सीपीयूज हैं, मेमोरी है, या और दूसरी जो भी एरियाज हैं, आपने जो पैकेज यूज़ किया, आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में भी आप वही सेम कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट एरियाज का फ़र्क आ जाता है कि आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं कर रहा होता है, मिडिलवेयर को मैनेज नहीं कर रहा होता है, रन टाइम को मैनेज नहीं कर रहा होता है। आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड जो डेटा है आप वो मैनेज कर रहा होता है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई डॉट नेट की एप्लीकेशन रन करनी है, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस पे जाते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल कोई एक हार्डवेयर वर्चुअल मशीन, या मतलब आपने वर्चुअल मशीन एक्वायर की, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेंटेनेंस, उसके ऊपर अगर आपने आईएस देना है तो आईएस आपने इंस्टॉल करना होगा या मैनेज करना होगा। फिर उसके ऊपर जो भी डॉट नेट के रन टाइम है, फिर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसके ऊपर जो भी डेटा है, वो सारी चीज़ें आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म एज सर्विस में जिसके अंदर एज़्योर की बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं, बल्कि डिफरेंट जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं सबकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप कॉस्ट जो है सेम कॉस्ट पे कर रहे होंगे अपने जो भी हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है आपका, लेकिन you are you will not be responsible for runtime, middleware, operating system and things like that। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने सिर्फ उसको अपनी एप्लीकेशन बतानी है, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड बताना है, और अपना डेटा की लोकेशन बतानी है, फॉर एग्जांपल कनेक्शन स्ट्रिंग आपने उसको बता दिया, और आपने कहा कि भाई ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, नाउ मैनेज इट। ठीक है। और उस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो आपको एप्लीकेशन रन करके दें। अच्छा, ये एप्लीकेशन मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कही है, वो कोई भी सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की सर्विसेज हो सकती हैं इसके अंदर। मतलब ये तो एक मैंने जो है आपको कंप्यूटिंग सर्विस बताई जिसके अंदर आप एप्लीकेशन को होस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो कॉस्टिंग है वो डिफरेंट तरीके से होती है। उसके अंदर आप जो वर्चुअल सीपीयूज हैं, या हम्म, जो है मेमोरी है या स्टोरेज है, आपकी उस तरह से कॉस्टिंग नहीं होती जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर हो रही होती है। आप अपनी नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी मेजरिंग यूनिट है उस सर्विस का, उसके ऊपर रन कर रहा था। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस ऐसी हो सकती है जैसे कि Azure DevOps, ठीक है, या जो है salesforce.com, या और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर यू डोंट नीड टू मैनेज एनीथिंग। ठीक है, आप बस अपनी एप्लीकेशन को यूटिलाइज करेंगे, और उसकी जो भी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स, जो भी सर्विस यूनिट्स हैं, वो आप यूटिलाइज करेंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब
इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। और मैं चाहूँगा अब थोड़ा सा स्पीडी लेके चलूँ, क्योंकि ये जो अभी तक हमने एरियाज देखे थे ना, ये कोर एरियाज थे और इनको समझना बहुत ज़रूरी था। जब आप एक दफ़ा इन एरियाज को समझ लेते हैं ना, तो बाकी चीज़ जो है आपकी आसान हो जाती है। आप किसी भी एरिया, किसी भी सर्विस को पिक करते हैं और उसमें देखते हैं कि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, या और कोई जो है नई चीज़ है। ठीक है। इसके अंदर एक और दूसरा एरिया है जिसके अंदर सर्वरलेस है, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन जो हो वो सर्वरलेस के ऊपर हो कम्प्लीटली। अच्छा, infrastructure as service. The capability provided to the customer is to provision processing, storage, network, other fundamental computing resources where the customer, where the consumer is able to deploy and run arbitrary software. ठीक है, ये हमारी सारी बात हो चुकी है। ये प्रोसेसिंग और जो है स्टोरेज, नेटवर्क सारा आप उसको प्रोविजन कर सकते हैं। Acha, which can include operating system and application. The consumer does not manage and or control the underlying cloud infrastructure, but has control over operating system, storage, deployed application, and possibly limited controls of select नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सारी हमारी डिटेल में बात हो चुकी है। ये एक जस्ट रेगुलर इसकी डेफिनेशन है। A platform as service, the capability provided to the customers to deploy onto the cloud infrastructure, consumer created or acquired application created using programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure, including networks, servers, operating system. ये वही सारी बात है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर ही हमारी बात हो गई, जिसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वेब बेस्ड ईमेल्स हैं, या जो है सेल्स फोर्स है, या सीआरएम मैनेजमेंट सिस्टम्स और दूसरे किस्म के हैं। अच्छा, अब जो मॉडल्स चल रहे हैं इसके, वो किस तरह से चल रहे हैं, मतलब ये फंक्शन किस तरह से कर रहा होता है। क्योंकि पहले जो मेन जो चीज़ है, सबसे पहले वो ऑन प्रेमिसेस थी। द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन प्रेमिसेस यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिसमें आपकी तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं उनको वर्चुअलाइज फॉर्म में पेश कर दिया जाता है। अब आपके पास इंडिपेंडेंस होती है कि आप जितनी रिसोर्सेज भी एक्वायर करना, बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ हार्डवेयर, वो आप फॉर एग्जांपल 100 GB ऑफ हार्ड डिस्क है फॉर एग्जांपल आपके पास, तो आप उसमें से 10 GB का एक जो है वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, जो एक किसी ही सिस्टम के लिए, वर्चुअल सिस्टम के लिए भी अवेलेबल कर सकते हैं। आपकी अगर 32 GB ऑफ रैम है, तो उस 32 GB ऑफ रैम में से आप 2 GB या 4 GB किसी ये ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी वर्चुअल मशीन का जो है एलोकेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम जो है VMware यूज़ करते हैं, Hyper-V यूज़ कर सकते हैं, या जो है वर्चुअल बॉक्स है, या और दूसरे क्लाउड भी हैं। बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जब जो है क्लाउड की तरफ मूव हो जाते हैं हम, तो यही सारी सर्विसेज जो है वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज ये क्लाउड प्रोवाइडर जो है आपको दे रहा होता है, और आप उन्हीं को वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट्स को आप थ्रू क्लाउड एपीआई से यूजर इंटरफेस आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑन प्रेमिसेस में आपकी सारी जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रेमिसेस में होती हैं आपके, और क्लाउड के अंदर आपकी सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी एप्लीकेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्लाउड पर होता है। एक इसके अंदर बीच का मॉडल यह है कि हाइब्रिड, यानी कि कुछ आपकी रिसोर्सेस ऑन प्रेम पे हैं, कुछ आपकी रिसोर्सेस क्लाउड पर हैं। फॉर एग्जांपल आपने ईमेल सर्विस ली, जो कि आप समझते हैं कि मुझे हर जगह से एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और वो आपने क्लाउड से ले ली। ठीक है, जैसे कि ऑफिस 365 फॉर एग्जांपल, आप इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी भी आपकी क्लाउड पर है। आपने उसका एक जो है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अपनी ऑन प्रेम इन्वायरमेंट पर लिया, और उस ऑन प्रेम इन्वायरमेंट के ऊपर आपने जो है उसको क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज किया। अब आपकी जो यूज़र्स हैं वो ऑन प्रेम भी एग्जिस्ट करते हैं और क्लाउड पर भी एग्जिस्ट करते हैं, वो जहाँ से चाहें जो रिसोर्सेज चाहें उनको एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन आपकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑन प्रेम हैं, जिसके अंदर एक, अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या लाइन ऑफ बिजनेस की कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। वो आप समझते हैं कि यार इसको जो है आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ प्रेमिसेस एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो उनको आपने जो है ऑन प्रेम रखा, और वो ऑन प्रेम ही एक्सेस हो सकती हैं विद इन दैट नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। फिर एक चौथा मैकेनिज्म जो कुछ अरसे से पास्ट के मतलब चंद सालों से बहुत ज़्यादा बूम की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन्होंने किसी एप्लीकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल AWS लिया, किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए किसी वेंडर ने अज्योर जो है उनको दिया, और किसी थर्ड वेंडर ने हो सकता है गूगल दिया हो या और कोई क्लाउड प्रोवाइडर दिया हो। अब उनकी डिफरेंट साइलोस हैं एप्लीकेशंस के। अब चैलेंज ये है कि ये आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करें। तो ये सारी जो जो है होस्टिंग्स हैं जो उन्होंने क्लाउड पर ली हुई हैं, उसको एक्वायर करना, उन सिस्टम्स की आपस में इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें एक नया चैलेंज बन गया। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं या डिफरेंट इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने जंप इन किया और ऐसे सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं जो मल्टी क्लाउड को मैनेज करने में, उनकी ऑब्जर्वेबिलिटी में, उनके अंदर इंटीग्रेशन में, जो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उन तमाम प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए जो है एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, जिसको मल्टी क्लाउड कहते हैं, जिसमें आपकी कुछ सर्विसेज किसी एज्योर पे हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ AWS पे हो सकती हैं, कुछ GCP पे हो सकती हैं, या ऑरेकल पे, या और किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनके हाइपरलिंक्स हैं। अगर आपने AWS पे जाना है लॉगिन करने के लिए तो आप यहाँ जाएं, अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ जाएं, Azure के ऊपर जाना है तो आप यहाँ जाएं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप्स पे मैंने जो है ये चीज़ कवर की है कि हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे इन एरियाज में, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सर्वरलेस को या और जो है दूसरे एरियाज हैं उसको हम इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जिसमें किसी भी सर्विस को तो उसकी यूटिलाइजेशन है वो देख लेते हैं। तो AWS और Azure के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है वो इंशाल्लाह अभी आता है आगे। अच्छा, थोड़ी सी पहले हिस्ट्री देख लें। अमेज़ॉन ने जो है 2002 के अंदर, अमेज़ॉन क्योंकि एक ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इन्होंने जुलाई 2002 के अंदर अपनी कुछ सर्विसेज को, अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एज अ वेब सर्विस अवेलेबल किया। फिर वहाँ पर जो है डिफरेंट सिस्टम्स के साथ जब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम रेज हुई, तो उन्हें एक नीड पड़ी कोई ऐसी सर्विस लॉन्च करने की, जो उन्होंने 2004 में लॉन्च की, जिसका नाम है क्यू सर्विस, सिंपल क्यू सर्विस। तो इस क्यू सर्विस को उन्होंने 2004 में लॉन्च किया, जिसके ज़रिए से ये चीज़ पॉसिबल हो सकी कि डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर इंटरनल ई कॉमर्स के जो इवेंट्स हैं वो आप सेंड आउट कर सकें, या जो ई कॉमर्स के जो इवेंट्स हैं वो उस सिस्टम पे, SQS पे सेंड आउट कर सकें। ठीक है, उससे पॉसिबल, उससे फ़ायदा ये हो गया कि एक इंडिपेंडेंट वे में दोनों सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई अपनी इंटरनल लाइन ऑफ बिजनेस सिस्टम मैनेज किया हुआ है और अमेज़ॉन के ऊपर ई कॉमर्स है तो वो मैनेज हो सके। तो ये एक जर्नी स्टार्ट हुआ अमेज़ॉन का क्लाउड की तरफ, लेकिन क्लाउड सर्विस अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं की थी, लेकिन ये एज अ वेब सर्विस ये दे रहे थे, ई कॉमर्स वेब सर्विस। ठीक है, तो SQS सबसे पहले स्टार्ट हुआ नवंबर 2004 में, फिर उन्होंने स्टोरेज सर्विस दी, सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 मार्च 2006 में, फिर EC2 इन्होंने लॉन्च किया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, अगस्त 2006 में। ठीक है, अज्योर का जर्नी इस तरह से रहा, इन्होंने PDC की प्रोफेशनल डेवलपर कॉन्फ्रेंस इन 2008 अक्टूबर, और फिर इसका जो प्रोजेक्ट था रेड डॉग के नाम से था, और फिर इन्होंने फॉर्मली जो रिलीज की सर्विस वो फरवरी 2010 में की। ठीक है, और जो है उस टाइम पे विंडोज अज्योर के नाम से था, फिर बाद में इसको रीनेम कर दिया मार्च 25 2014 के अंदर एज ए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के नाम से। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो दोनों एज्योर और AWS में काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसको समझना भी ज़रूरी है। AWS हो या एज्योर हो, उनके अंदर जो प्राइमरी एरिया होता है उसको रीजन कहते हैं। ठीक है,
AWS के 27 रीजन्स हैं, a physical location in the world where we have multiple availability zones। अच्छा, AWS के 87 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। एक रीजन के अंदर 2 से 3 या 4-5 जितने भी, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 जो है इनके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, जनरली 3 होते हैं, ठीक है। और अगर से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो जो है फिर एक अलग सेपरेट रीजन की तरफ चले जाते हैं अमूमन, ठीक है, लेकिन जनरली 3 होते हैं। अच्छा, तो AWS के 87 रीजन हैं टुडे, और 27 रीजन्स हैं, 87 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन जो है मल्टीपल डेटा सेंटर के ऊपर कंप्राइज कर सकता है, ठीक है। और उसकी उसका मैकेनिज्म ये होता है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स में भी हो सकते हैं ये डेटा सेंटर्स, और लेकिन जो AWS ने जो एक अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ास्टर से बचाने के लिए एक मैकेनिज्म सेटअप किया है, वो ये कि एक अवेलेबिलिटी जोन दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो ये एक कुछ इन्होंने किलोमीटर्स का फासला रखा है, जिसमें ज़रूरी है कि ये इतना फासला होता है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे रीजन पर एक साथ ना हो। और जो है अगर एक अवेलेबिलिटी जोन इम्पैक्ट भी होता है तो उसके डेटा सेंटर्स, तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप होती है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड बेस्ड हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर आपको फिर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अपने सारे सर्विसेज और एप्लीकेशंस और जो भी स्टोरेज है उसको होस्ट कर देते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर वो अवेलेबिलिटी जोन बंद होता है, या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, या इंटरनेट शट डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपकी सर्विसेज पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रखा है, मतलब एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन सर्वर है, तो अगर 2 अवेलेबिलिटी जोन भी शट डाउन होते हैं तो एक अवेलेबिलिटी जोन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और सेम अप्लाइज टू अदर सर्विसेज जो कि जिसके अंदर डाटाबेसेस हैं या और एरियाज हैं। तो जब हम हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको अवेलेबिलिटी जोन्स कंसिडर करना ज़रूरी है। अच्छा, जो एज्योर का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने इसको एक बड़े एरिया में डिवाइड किया जिसको जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी क्या होता है कि एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, और उन वो रीजन्स जो है किसी भी और कंट्री के या सेट ऑफ कंट्रीज के लॉस को इम्प्लाई करता है, ठीक है। मतलब वो तमाम डेटा सेंटर्स की मैनेजमेंट और उसके भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस कंट्री या उस जियोग्राफी लोकेशन जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज भी हो सकते हैं, उन रूल्स एंड लॉस को वो फॉलो करेगा। तो इनके भी रीजन्स हैं, 59 रीजन्स हैं एज्योर के, और 113 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। और इन्होंने एक जो है डिज़ास्टर रिकवरी जोन भी बनाया हुआ होता है। अगर फॉर एग्जांपल 3 अवेलेबिलिटी जोन से शट डाउन भी हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ये अप होते हैं, तो ये डिज़ास्टर रिकवरी रीजन से ये सिंक अप हो सकते हैं, वापस से डेटा गेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई एक अवेलेबिलिटी जोन भी शट डाउन होता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ अपने डेटा गेट कर सकता है। तो बैकअप्स बन रहे होते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे एट द सेम टाइम। अच्छा, ये कुछ AWS के लिंक्स हैं। अगर आपने कंसोल पे जाना है तो आप इस लिंक पर जाएं। कमांड लाइन इंटरफेस आपने डाउनलोड करना है, आप यहाँ पर जाएं। डिफरेंट टूल्स एंड टेक SDKs किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ जाएं। फ्री डिजिटल ट्रेनिंग्स चाहिए आपको AWS से रिलेटेड, आप यहाँ चले जाएं। गेटिंग स्टार्टेड गाइड चाहिए, यहाँ चले जाएं। जनरल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अब यहाँ चले जाएं। रिकॉर्डेड इवेंट्स चाहिए री इन्वेंट के, आप यहाँ चले जाएं। विकीपीडिया के ऊपर अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए AWS से रिलेटेड, आप यहाँ जा सकते हैं। ये एज्योर के कुछ लिंक्स हैं, पोर्टल पे जाना है, यहाँ चले जाएं। कमांड लाइन है, टूल्स हैं,
डिजिटल ट्रेनिंग्स हैं, गेटिंग स्टार्टेड गाइड है, डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल्ड इवेंट है उसके रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये, और विकिपीडिया गाइड है। अच्छा, ये जब आप इन AWS पे या Azure के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आपके पास चॉइस है एज अ डेवलपर या एज ए न्यू कमर, आपको कुछ सर्विसेज ये फ्री प्रोवाइड कर रहा होते हैं। ठीक है, जनरल बिजनेसेस जो होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रन होता है तो वो फ्री टेयर नहीं करते, क्योंकि अगर आप फ्री टेयर करते हैं तो जो है आपको सपोर्ट बहुत कम मिल रही होती है, जबकि कंपनी जो है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट इज मेन एरिया किसी भी सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, तो सपोर्ट के लिए वो एक हाईली पेड सोल्यूशन ले रहे होते हैं जिसमें डिफरेंट पैकेजेस हो सकते हैं। तो हम जो जनरल यूज़र्स हैं जो लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज होता है कि हमें बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे फ्री मिल जाती हैं। और आप अगर इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो है सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है AWS फ्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस इमेज में भी नज़र आ रहा है कि 750 आवर्स जो है पर मंथ EC2 इंस्टेंसेस के आपको मिल रहा है। S3 पे आप जा रहे हैं तो 5 GB की स्टोरेज आपको फ्री मिल रही है। 750 आवर आपको रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज के मिल रहे हैं, DynamoDB के 25 GB। तो आप जब इस एरिया पे जाएंगे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फ्री मिल रही हैं, और कुछ तो ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑलवेज फ्री हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो 12 मंथ्स के लिए फ्री हैं, और कुछ के आपको ट्रायल्स मिल सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हैं जो यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन ये अलाउ कर रहे हैं। सेम अप्लाइज टू Azure, लेकिन Azure के अंदर थोड़ा सा एक एरिया है जो हमें देखना होगा। Azure जो है आपको $200 क्रेडिट देता है टू यूज़ विद इन 30 डेज। अगर आपने 30 डेज के अंदर इसको यूटिलाइज नहीं किया तो आपका ये $200 वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ सर्विसेज हैं जो 12 मंथ्स के लिए फ्री हैं, और 40+ दूसरी सर्विसेज हैं जो ऑलवेज फ्री हैं। ठीक है। अब इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं, और जो है मैनेज डिस्क हैं, ब्लॉब स्टोरेज है, SQL डेटाबेसेस हैं, और रिलेशनल, मतलब कोई जनरल सर्विसेज हैं जो डिफरेंट नाम के साथ यहाँ पे आपको या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। तो अगर आप सर्विसेज देखें तो किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो सेम सेट ऑफ सर्विसेज आपको हर जगह मिल जाएंगी, सिर्फ नाम उनका फ़र्क होगा। थोड़ी सी ही जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं उसकी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जनरली तकरीबन सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्टिंग का थोड़ा फ़र्क हो सकता है। अच्छा, अगर आपने AWS का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है आप यहाँ जाएंगे, Azure का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है आप यहाँ जाएंगे। अच्छा, जब आप जो ना क्लिक्स पे क्लिक करेंगे तो AWS आपको ये पेज शो करेगा, और Azure आपको ये पेज शो करेगा। आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लें, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन, अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र ID, पासवर्ड दें, जो भी अकाउंट नेम आप देना चाहते हैं वो ये दें। ये 5 स्टेप प्रोसेस है, और तकरीबन सेम जो है Azure में भी है। ये हम यहाँ पे AWS में सेकंड स्टेप पर मौजूद है। यहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपकी स्टेट और एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। सेम अप्लाइज है, जब आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर आई हुई होती है। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ज़रिए से आई हुई होती हैं, प्री फिल्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके दो सेक्शंस हैं, एक यूज़र योर प्रोफाइल सेक्शन है, और एक सेकंड सेक्शन है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड स्टेप पे, यहाँ पर भी हम थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं, दोनों को जो है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, AWS जो है $1 चार्ज करता है जस्ट टू वेरीफाई। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, वी विल नॉट चार्ज फॉर यूजर यूसेज बिलो AWS फ्री टियर लिमिट, वी टेम्परली होल्ड $1 एज अ पेंडिंग ट्रांजैक्शन फॉर 3 to 5 days, और वो फिर वो आपको वापस से रिवर्ट कर देते हैं पैसे। ठीक है। तो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन होती है ये चीज़। और माइक्रोसॉफ्ट जो है, एसईओ जो है, कोई आपके पैसे चार्ज नहीं करता है जब आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। अच्छा, फिर जब जैसे स्टेप से आप गुजरते हैं तो ये स्टेप आता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ईमेल आना शुरू हो जाती हैं कि भाई योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर ये थोड़ी सी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेता है, मोबाइल फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें, ये लॉगिन के लिए है, कंफर्मेशन ऑफ योर आइडेंटिटी, और दैट्स इट। आपका वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ एंटर करते हैं
और ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अपनी टियर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टियर में जाना है, AWS में जाते हैं तो वहाँ पे जो हम अकाउंट पर आए थे तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की साइट पर तो हमने पहले से ही ये हमने अपनी टियर सेलेक्ट कर ली थी, तो वो ऑलरेडी फ्री उन्होंने हमें एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे AWS में जब आप लॉगिन आप लास्ट स्टेज पे होते हैं तो तब ये जो है आपसे पूछता है कि आपने फ्री टियर पे जाना है, डेवलपर चाहिए आपको $29 पर मंथ, या बिजनेस सपोर्ट चाहिए $100 पर मंथ। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है और आप जो है अकाउंट के लिए लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं तो आपने जिस ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट किया होता है तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देंगे एज ए रूट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप की एक कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक सेपरेट यूज़र अकाउंट क्रिएट करें और फिर जनरल पर्पस के लिए आप उसी अकाउंट को यूज़ करें, ना कि रूट यूज़र अकाउंट। ठीक है, और जो है एक सिक्योरिटी चेक है जिसके अंदर जैसे चेक करें कि यू आर द पर्सन एक्चुअली हु इज़ यूजिंग दिस, आप यहाँ पर पासवर्ड दें और ये लॉगिन हो जाता है। AWS का कंसोल इस तरह से है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक्स दे रहे हैं कि लॉन्च वर्चुअल मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, बिल्ड अ वेब ऐप। ठीक है, तो इलास्टिक बीनस्टॉक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो इसी तरह से और दूसरे यहाँ पे एरियाज हैं, IoT की सर्विस है, माइग्रेशन है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सर्वरलेस माइक्रो सर्विसेज हैं, और बहुत सारे एरियाज हैं। ठीक है, ये एज्योर का कंसोल है, इसके अंदर आप देखें वर्चुअल मशीन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, ये ऐप सर्विसेज हैं, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, फिर स्टोरेज है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टोरेज एरियाज आ जाते हैं, ब्लॉब भी है, नॉन ब्लॉब भी है। ब्लॉब का मतलब ये होता है अच्छा, दो किस्म की स्टोरेज होती हैं, एक जो है ब्लॉक स्टोरेज होता है, BLOCK, और एक होता है ब्लॉब। तो जो ब्लॉक स्टोरेज होता है वो जनरली आप किसी भी ये जो है हार्डवेयर मशीन के साथ माउंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी वर्चुअल मशीन के साथ आप माउंट कर सकते हैं या कंटेनर के साथ माउंट कर सकते हैं ब्लॉक स्टोरेज, BLOCK। ठीक है, क्योंकि जो आपकी जनरल हार्ड डिस्क होती है वो भी ब्लॉक्स की फॉर्म में फॉर्मेट हुई हुई होती है, सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। जो कि ब्लॉब स्टोरेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है। AWS के अंदर उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं और अज्योर साइड पे ब्लॉब स्टोरेज कहते हैं। तो उसके अंदर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ये डेटा स्टोर होता है। की फॉर एग्जांपल फाइल नेम हो सकता है उसका, और जो वैल्यू है वो एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो ब्लॉब स्टोरेज में अच्छी खासी इसकी लिमिट होती है, जब हम इन एरियाज में डिटेल में जाएंगे तो हम देख सकते हैं। ठीक है, और फिर डेटाबेस की सर्विसेज हैं यहाँ पे, कॉस्मोस DB है, क्यूबरनेटीज है, ये सर्वरलेस फंक्शन एप्स हैं। ठीक है, तो मोर और लेस सिमिलर सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा इस चीज़ को, ऑलरेडी हमारा टाइम अच्छा खासा हो चुका है। ये जो स्क्रीन आई है, अच्छा ये जो है प्रेजेंटेशन का लिंक, मैंने स्लाइड्स का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, और मेरी AWS की वीडियोस भी लिंक मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं इसके अंदर। जो ट्रेनिंग सेक्शन है जहाँ पे मैंने ये ट्रेनिंग प्लान की थी ये उसमें अवेलेबल है। और जो न्यू है, अच्छा इसकी भी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो इसको भी इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे। और क्योंकि आप सब उस ग्रुप पे ऑलरेडी हैं तो आप सबके साथ ऑलरेडी ये शेयर हो रही है। तो आगे के सेक्शंस में हम कोशिश ये करेंगे कि जो स्टोरेज है, ब्लॉब स्टोरेज और या S3 की स्टोरेज सर्विस है, उसको हम एक्सप्लोर करें तो एज्योर और AWS दोनों पे, और फिर छोटी सी एक वेबसाइट बनाएं और उसको हम कवर करें। मैं देखता हूँ कल रात में मैंने एक वेबसाइट होस्ट की थी, उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने एक ब्लॉब स्टोरेज बनाया है यहाँ पर, और एक वेबसाइट या एक कंटेनर बनाया, और उसके ऊपर एक सिंपल सी एक इंडेक्स फाइल मैंने पुट की, और ये मेरी फाइल अवेलेबल हो गई। तो जो स्टैटिक कंटेंट है आप उसके लिए एरियाज को यूज़ कर सकते हैं, जब S3 को भी यूज़ कर सकते हैं और अज्योर की ब्लॉब स्टोरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टैटिक कंटेंट्स रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या आपकी रिएक्ट या एंगुलर की वेबसाइट्स हैं तो वो भी आपको होस्ट कर दें, क्योंकि दीज ऑल आर स्टैटिक कंटेंट। सही, तो आज के सेशन को यहाँ पे हम रोकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको प्लीज़ कर लें, ताकि फिर हम इसको रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करें। किसी का कोई क्वेश्चन है?
नो क्वेश्चन? अच्छा चलें ठीक। तो भाई जी इसमें हमने अभी मेरे ख्याल में सर्वरलेस जो चीज़ें हैं उसको अभी शायद कवर नहीं किया, तो बिल्कुल हम भी नहीं टच नेक्स्ट किया। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, और मैं इसके ऊपर बहुत तफसील से इंशाल्लाह जाऊंगा। और आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा सर्वरलेस एरिया में जब हम डाइव इन करेंगे। अच्छा विजुअलाइजेशन के हवाले से अभी कुछ बातें हमने डिस्कस की थी, इस पे VMs भी थी और कुछ हमारे जो डॉकर्स और कंटेनर्स की बात भी हो रही थी। तो उसमें हम सिर्फ क्यूबरनेटीज इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इधर इन एज़्योर और AWS? बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो उसके अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर कंटेनर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसके भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। पब्लिक तो जनरली डॉकर को ही जानती है, लेकिन डॉकर ही अकेला नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो हम इंशाल्लाह, और ये एक एक टॉपिक इतनी डेप्थ है इसके अंदर कि आप जब उसको खोलें तो उसको आपको किताबें, मल्टीपल किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत हो, मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने की ज़रूरत हो। तो अभी तो समझें कि मैं सिर्फ आपको जो है एक फ्लेवर दिया कि क्लाउड में है क्या चीज़, ठीक है। अभी एक एक सर्विस जो है उसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने जाना होगा। मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग आगे आएँ और हेजिटेट बिल्कुल भी ना करें, ट्रेनिंग्स दें। और बस ये समझें कि मैं और मजहर आपकी बैक पर हैं। मजहर का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मेरा भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हम आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं ऑल द टाइम। आप अपना ट्रेनिंग सेशंस कोई भी टॉपिक पिक करें और बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो भी नीड होगी ट्रेनिंग कंटेंट से रिलेटेड, या ड्यूरिंग द सेशन भी अगर ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। आगे हैं, स्टेप इन करें और जो है आगाज़ करें ट्रेनिंग सेशंस का। फैसल भाई, इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट और AWS का तो जिक्र किया है, गूगल क्लाउड को आपने टच नहीं किया, उसकी कोई खास वजह? गूगल क्लाउड को जस्ट टच किया है गुफ्तगू में, जस्ट एक पॉइंट्स पे, क्योंकि जो है माइक्रोसॉफ्ट और AWS जो है इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, IBM हो गया, अलीबाबा हो गया, या और जो है डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनका शेयर, मार्केट शेयर बहुत कम है। गूगल इज़ नंबर 3 इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, फिर उसके बाद IBM है, ओरेकल है, ये तीसरे चौथे पांचवें पर ये सारे आ जाते हैं। तो AWS और Azure की ज़्यादा डिमांड है। ओपन सोर्स कम्युनिटी ज़्यादातर AWS को यूज़ कर रही होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी है वो Azure को यूज़ कर रही है। तो मैंने कोशिश की कि इस सेशन के अंदर दोनों का जो है फ्लेवर ऐड किया जाए। और अगर गूगल को या ओरेकल को या और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म को ऐड करने चाहते तो वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती। और एक एक क्लाउड प्लेटफॉर्म इतना डिटेल में है, इतना डिटेल में है कि आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए होंगे, और बहुत लंबा है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ कहने के लिए, कि जित आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मैनेजमेंट, उनकी सर्विसेज के नाम मोर और लेस सेम होंगे, ठीक है। बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। लेकिन जो है आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा यार ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। ठीक है, ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम गूगल को या ओरेकल को या किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं, लेकिन AWS और Azure इज़ मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।